नमस्कार बच्चा पार्टी। तो बताओ यार तुम लोग कैसे हो। आई होप यार तुम लोग बढ़िया होगा। ठीक है। और तुम लोग पैशन यानी कि जो जुनून है, डेडिकेशन है और जो डिटर्मिनेशन है अभी तक नहीं झुका होगा। ठीक है। तुम लोग एकदम दिन रात मेहनत कर रहा होगा। ठीक है। और यार फोड़ना है, इस बार तो फोड़ के रहना है। ठीक है। और यार भगवान की दुआ से और आप लोगों का प्यार से मैं भी एकदम फिट एंड फाइन हेल्दी हूँ। ठीक है। एकदम अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। ठीक है। तो चलो यार आज आगे हम वेक्टर का लेक्चर नंबर जो 8 था यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट था उसका पार्ट 2 लेकर इस पार्ट में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। जो पिछला लेक्चर लेक्चर नंबर 8 में जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस पर बेस क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। एकदम तगड़ा लेवल के क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसलिए कोई टेंशन का बात नहीं है। ठीक है। और इस वीडियो में हम छोटा मोटा एक दो कॉन्सेप्ट जो छूट गया था उसको भी हम बता देंगे। छूटा नहीं था, जानबूझ के छोड़े थे ताकि इस वीडियो में बता पाए। ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, क्या करते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो देखो यार पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन उसी तरह का सेम कैटेगरी क्वेश्चन है जो हम लोग इससे पिछले लेक्चर में लास्ट में छोड़े थे। ठीक है। और वहीं से स्टार्ट किया ताकि तुम लोग प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी समझने में। ठीक है, दिक्कत ना हो। और धीरे धीरे हम लोग लेवल अप करते जाएंगे। तो यार सेम क्वेश्चन है, अगर तू लेक्चर देख के आया तो इस क्वेश्चन को तुम ट्राई कर सकता है। एटलीस्ट 2 मिनट ट्राई करो। ठीक है। क्योंकि अगर तुम कोशिश करेगा तो हो सकता है गलती हो जाए। ठीक है। तो गलती से कुछ ना कुछ तुम लर्निंग प्राप्त करेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा। ठीक है। तो चलो ट्राई कर सकता है ना, उसके बाद फिर देखो, है ना। तो हम बताते हैं, ठीक है ना। तो देखो यार इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, है ना। जो उस वीडियो को नहीं देखा, यहाँ आई बटन में लिंक है, मैंने आई बटन में टेस्ट करके देख सकता है, अदरवाइज यहाँ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो देखो पता हो कॉस्ट थीटा बराबर क्या होता है। हाँ बोलो, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए इंटू बी होता है, एकदम होता है। ठीक है, होता है ना। कॉस्ट थीटा बराबर ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, है ना। आप देखो यहाँ से कॉस्ट थीटा अगर निकाल देंगे तो फिर थीटा भी निकल जाएगा। ठीक है। तो ए डॉट बी पहले पुट करना होगा, फिर ए यानी ए का मैग्नीट्यूड, बी यानी बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकालना होगा, पुट करना होगा, फिर हम लोग आगे जो करना है वो करेंगे। ठीक है। तो चलो पहले ए डॉट बी हम लोग मैंने ये करते हैं। ठीक है, फाइंड करते हैं। ठीक है, कहीं पहला टास्क हम लोग वही है, ए डॉट बी निकालना। ठीक है। तो ए डॉट बी यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सेम शक्ल वाला को सेम शक्ल वाला के साथ, यानी आई का आई के साथ मल्टीप्लाई प्लस जे का जे के साथ मल्टीप्लाई प्लस के का के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत है। यहाँ डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, हम लिख कर बताएंगे। ठीक है। अगर कोई चीज अगर यहाँ क्लियर नहीं होता है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और अगर पूरा क्लियर करना है तो फिर वाला वीडियो देख लो यार। ठीक है, लेक्चर नंबर 8। तो ए डॉट बी, तो ए का और बी का डॉट लेंगे। तो यहाँ ए का कोएफिशिएंट ए में ए वेक्टर बराबर क्या है 2i कैप प्लस 5j कैप, बी वेक्टर बराबर क्या है 9i कैप माइनस 30j कैप। तो i को i के साथ, j को j के साथ, तो i का यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 2 इंटू यहाँ i का कोएफिशिएंट कितना है 9, फिर प्लस यहाँ j का कोएफिशिएंट कितना है 5 इंटू यहाँ j का कोएफिशिएंट कितना है -13। ठीक है, तो -13। ठीक है। अब यहाँ k का कोएफिशिएंट नहीं है यानी कि 0 होगा, और यहाँ पे k का कोएफिशिएंट नहीं है यानी कि 0 होगा। ठीक है, जब k ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट कैसे होगा, तो उसका कोएफिशिएंट होगा ही नहीं यानी कि 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ 0 मतलब प्लस 0 इसका इंटू 0 इसका, तो 0 इंटू 0 0 ही होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, जो है उसको लिखना, उसका बात करना पाप है। ठीक है, तो नहीं करते। ठीक है। अब 2 9 18। ठीक है, 2 9 18 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 13 कितना होगा 5 3 15 का 5 1 5 1 5 65, तो 5 13 जा 65। कोई दिक्कत है, 5 3 15 का 5 है, थोड़ा 1 5 1 5 1 6, कोई दिक्कत। अब 65 में से 18 जाएगा तो कितना होगा देखो तो कितना हो जाएगा, देखो देखते हैं। 7 और 5 में से 4 47 माइनस 47 होना चाहिए, देख लो घटा के। ठीक है, ये देख लो 7 8 15 का 5 है 1 4 5 1 6। ठीक है, आराम से देख लो। अरे 65 में से 18 जाएगा तो 47, 65 बड़ा इसका नेगेटिव साइन इसलिए माइनस लग गया। ठीक है, तो -47, कोई दिक्कत है। ये ए डॉट भी निकला, कैसे निकाले दिखा दिए हमने, डायरेक्ट वैल्यू रख लेते। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, है ना। तुमको निकाले कैसे वो भी दिखा दिए, मत बोलना कि सर दिखाए नहीं आप, है ना, बढ़ा दिए ऐसा नहीं। ठीक है, -47, है ना। अब ए यानी ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हाँ अलग अलग कंपोनेंट का पहले जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, फिर ऐड करो, फिर रूट ले लो। यानी कि अगर ए का मैग्नीट्यूड तो ए का है यहाँ है, तो ए में अलग अलग कंपोनेंट यानी आई जे और के का जो कोएफिशिएंट है पहले उसका स्क्वायर करो। तो आई का कोएफिशिएंट कितना 2 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ जे का कोएफिशिएंट कितना 5 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ के का कोएफिशिएंट है ही नहीं तो उसका बात नहीं करना है, यानी 0, तो 0 का स्क्वायर 0, है ना। ठीक है ना, तो नहीं लिखते, उसका फिर ऐड करना है। ठीक है, उसका रूट ले लेना। ठीक है, तो 25 4 29 यानी रूट 29, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से बी, तो बी भी एक तरह का वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालने वाला, तो उसको सेम करो, है ना। अलग अलग कंपोनेंट का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, फिर ऐड करो, फिर रूट ले लो। तो यहाँ आई का कोएफिशिएंट 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81, है ना। 13 का स्क्वायर बताओ, हाँ 169। ठीक है, 169। अब यहाँ के कोएफिशिएंट है ही नहीं, मतलब के ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट का क्या बात होगा, तो उसको छोड़ो, 0 ही आएगा, नहीं लिखना है। 0 नहीं लिख के क्या कर लेगा तुम, तो यहाँ प्लस लगा दिया फिर, है ना, फिर रूट, है ना, ऐसा होता प्रोसीजर। अब इसको जोड़ो, 9 1 10 का 0 हाथ मारा 1, 6 और 8 14 1 15 का 5 हाथ मारा 1 1 1 2, तो इतना। और इसको अगर अच्छा सॉल्व करेगा तो ये तुम्हारा इतना आ जाएगा। देखो इसको लिख सकते हैं 250 है तो 250 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, देखो तो
5 × 10 एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 5 × 5 कितना होगा 25 और 25 × 10 कितना होगा 250, तो ऐसे लिख सकते हैं एकदम। अब जब यहाँ रूट के अंदर पेयर आ गया, तो अगर रूट के अंदर पेयर आता है तो एक नंबर निकल जाता है, यानी कि 5 का पेयर है तो 5 निकल जाएगा, 5 निकल गया, अंदर में क्या बचा √10, ठीक है, क्योंकि 10 का कोई पेयर नहीं इसलिए रूट के अंदर रह गया, ठीक है। तो ये बी का आया और ये ए का आया, ठीक है, क्या आया मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट लिख के रख देते क्योंकि प्रोसीजर हम समझा चुके हैं, ठीक है। तो ए का कितना है √29 और बी वाला कितना है 5 √10, ठीक है, 5 √10 है ना। अब देखो यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना है -47, ठीक है, डिवाइड बाई ए कितना है √29 और बी कितना है × 5 √10 है ना। अच्छा एक मिनट, कैमरा में तो दिख रहा ना, हर वीडियो में हमको चेक करना पड़ता है दिख रहा है कि नहीं। हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, चलो है ना। अभी सब हटा देते, ठीक है, सब यूज तो हो ही गया है ना। चलो अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, -47 है डिवाइड बाई, है ना, इसको तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 5 है और यहाँ √29 × √10, इसको लिख सकते हैं 29 × 10, पूरे को रूट के अंदर ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कितना है 29 × 10 290 आया, ठीक है 290। अब इसका देखो रूट टूटेगा, देखो तो देख लेते हैं, जहाँ तक लग रहा है नहीं टूटना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं ना, टूट भी सकता नहीं भी टूट सकता है, हमको मालूम है तुमको मालूम, देखते हैं 2 × 1 = 2, उसके बाद 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, ठीक है यार, है ना। 5 का टेबल से देते हैं 5 × 2 = 10, 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45 का 5, 5 × 2 = 10 नहीं, तो देखो नहीं टूटेगा, ठीक है, बात वही आ गया, ठीक, मतलब ये इतना ही आया, ठीक है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो cos थीटा बराबर इतना आया, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना होगा, cos को उधर ले जाएगा तो cos इनवर्स तुमको बताए होंगे, ठीक है, -47 डिवाइड बाई 5 √290, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। हम अभी बोल रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होगा तो पिछला वीडियो देख लो, ठीक है। अब तुमने सब cos को उधर लिया तो cos इनवर्स कैसे होगा उसको तुम अच्छा समझाएं, ठीक है, बार बार नहीं समझाएंगे, टाइम का वैल्यू है, ठीक है। तो इतना आया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार सेकंड क्वेश्चन देख लेते, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर बराबर कितना दिया है, ठीक है 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप एंड बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव करना है ना। अब देखो कोई भी दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होता है, जब a डॉट बी 0 होता है। प्रॉपर्टी नंबर कितना है, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 ना 5 है, ऐसे हम लिखाया था, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, ध्यान रखना है ना, मन ध्यान रखना नहीं, जाके देख लो नोट्स हुआ है ना, ठीक है। तो चलो यार इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग a डॉट बी 0 ला दिए, तो बोलते हैं हाँ a वेक्टर और b वेक्टर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। तो चलो a डॉट बी निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखो a डॉट बी, ए वेक्टर कितना है 2i कैप इतना है और बी वेक्टर इतना है, ठीक है। तो चलो डॉट करते हैं 2i कैप -3j कैप। देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक बता ही दे रहे हैं, ठीक है, हम बेसिक से करके दिखा रहे हैं। 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप, ये तुम्हारा a वेक्टर डॉट, तो डॉट b वेक्टर यानी कि i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलो डॉट करते हैं, तो i का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ i का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 × 1 -3 है, j का कोफिशिएंट, यहाँ j का कोफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत, अरे 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक मिनट रुको यार, यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है 2 × यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है 1, फिर प्लस यहाँ j का कोफिशिएंट कितना है -3 × यहाँ j का कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है, फिर प्लस k का कोफिशिएंट कितना है 1 × k का कोफिशिएंट कितना है 1, सॉल्व करो 2 × 1 = 2 प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 प्लस 1 × 1 1, ठीक है। अब देखो 2 और 1 3 -3, तो 3 - 3 कितना है, कट गया 0 आया, तो a डॉट बी 0 आया, तो बोल सकते हैं हैंस a वेक्टर एंड b वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो सकता है तो वो थोड़ा सा टफ लग जाए, ठीक है, वेक्टर पढ़ने के दौरान, ठीक है। तो तुमको अभी इस क्वेश्चन की ओर नहीं देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, वर्क क्या होता है, यानी कि कार्य क्या होता है, ठीक है, काम क्या होता है, ठीक है। फिजिक्स का भाषा में काम तो होता है जो हम ऐसे करके ले जाते हैं, एकदम स्कूल में बोझा ढोके ले जाते हैं, फिर बोझा ढोके लाते हैं, पढ़ने में मन करता है, सब कुछ काम हो जाता है, थोड़ा सा टिकटॉक बना लेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं बाबू वो नहीं, ठीक है। काम यानी वर्क, तुम्हारे फिजिक्स में क्या होता है वो हम तुमको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो यार वर्क क्या होता है, तुम इसके बारे में एक चैप्टर पढ़ेगा डिटेल में क्लास 11th में,
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 6 से वर्क पावर एनर्जी, वहाँ पावर क्या होता है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, सब डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्क क्या होता है उसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेना जरूरी है, ठीक है। तो समझ लेते हैं यार, है ना। तो देखो क्या होता है वर्क, वर्क तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है स्केलर, यानी जिसमें डायरेक्शन मौजूद नहीं होता है। तो देखो वर्क का जो तुम्हारा एक्चुअल फॉर्मूला है, जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो होता है वर्क बराबर एफ डॉट एस, यानी कि वर्क क्या होता है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब तुम लोग सर फोर्स आपका वेक्टर होता है, हम लोग एकदम होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर होता है, हम लोग एकदम होता है। तो सर जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है, जो वर्क निकल रहा है, वो फिर स्केलर क्यों है? तो यही तो फंडा है कि तुमको पिछला वीडियो में पढ़ाए थे, है ना। इसलिए हम बोल रहे कि जाकर देख लो कि जो तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है, इसमें तुम्हारा मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा, और कोई डायरेक्शन यानी कोई यूनिट वेक्टर एन कैप जैसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए ये ओवरऑल तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट ही और तुम्हारा स्केलर हो जा रहा है, यानी कोई नंबर हो जा रहा है, यानी स्केलर क्वांटिटी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एफ डॉट एस और कोई वेक्टर भी अगर मल्टीप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो रिजल्ट है वर्क तुम्हारा स्केलर ही होगा, कोई दिक्कत है नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब एफ डॉट एस, तो इसको लिख सकते हैं आगे वर्क बराबर एफ डॉट एस, यानी कि एफ का मैग्नीट्यूड इंटू एस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, है ना, अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको अगर अच्छा से लिखेंगे तो हम लोग आलसी, इसलिए हम लोग एफ का मैग्नीट्यूड उतना नहीं लिखना, उतना मैग्नीट्यूड देने में कौन समय व्यर्थ करेगा। सिंपल है कि एफ का मैग्नीट्यूड यानी अल्फाबेट में एफ लिख देंगे, एस का मैग्नीट्यूड यानी सिंपल एस और कॉस थीटा, बस ये तुम्हारा होता है डॉट प्रोडक्ट वर्क का एक्चुअल डेफिनेशन। अब तुमने सर हम तो पढ़े कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ एकदम सही पढ़ा है, लेकिन कब ये वैल्यू होगा? जब तुम्हारा थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। जैसे तुम्हारा थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1, और 1 इंटू एफ एस इज एफ एस, कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलो यहाँ तो उतार लो, फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिया होगा, अब आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ा लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ तुम्हारा एक पॉइंट ए है, यहाँ तुम्हारा एक पॉइंट बी है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारा 2,1,3 मीटर है, क्योंकि तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट होता है वो तुम्हारा एक तरह का डिस्टेंस को दिखाता है ना, जिसको हम लोग छोटा कोऑर्डिनेट का फॉर्म में, पॉइंट का फॉर्म में, इन्हें बिंदु का फॉर्म में अगर लिख दें तो उसको उस टाइम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये तुम्हारा मीटर ही होता है, यानी कि या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट दिखाता है ना, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ जो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारा 3 है, 2 है और 4 है, यानी कि एक्स में 3 चला, y में 2 चला और z में 4 चला। यहाँ x में 2 चला, y में 1 चला और z में कितना चला 3 चला, ठीक है। तो जब चला का बात हुआ तो चला मतलब क्या, चल के क्या हुआ, कुछ ना कुछ दूरी तय किया हुआ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का बात हुआ, इसीलिए उसका यूनिट मीटर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा जो ए पॉइंट है यहाँ, या तुम्हारा कोई यहाँ ठेला वाला लगा हुआ, ठीक है। मान के ठेला वाला गुपचुप भेज रहा है ना, ऐसा गुपचुप ले लो 5 रुपया में 6 गुपचुप, 5 रुपया में 6 गुपचुप होता नहीं है सर, 10 रुपया में आपका 6 गुपचुप देता है, बहुत ठगता है। कोई बात नहीं, अब गुपचुप का बात नहीं चल रहा। मान के लिए कोई ठेला वाला, यानी कोई रेली या फिर कुछ मैंने रेली नहीं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है, ठेला वाला है, ठीक है, गुपचुप वाला, ऐसे पूरा गुपचुप ले लो, गुपचुप ले लो ये पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे करते करते और इसमें तुम्हारा जो फोर्स लग रहा है, यानी कि जो ठेला वाला इसमें फोर्स लगाते हुए जा रहा है, वो तुम्हारा एफ वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और फोर्स लगाते लगाते बी पॉइंट तक वो ले जाना चाह रहा है, क्योंकि बी पॉइंट में भी शायद उसको कुछ आदमी दिख गया होगा कि सर वहाँ ज्यादा भीड़ है, और भीड़ में ज्यादा लड़की है, लड़की ज्यादा गुपचुप खाता है, उसको गुपचुप खिलाएंगे, ठीक है, तब ना हम ज्यादा कमाएंगे, है ना, और अपना फैमिली को घुमाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी पॉइंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि बी पॉइंट में कुछ ना कुछ होगा, बहुत सारा आदमी, मान के आदमी मान लेते हैं ना, बहुत सारा लड़की है ना, चुड़ैल जैसा, ले चुड़ैल नहीं, मतलब समझ रहा नाम किसको बोल रहे हैं ना, ले, है ना। अब देखो यार, हर बात दिमाग मतलब थोड़ा बहुत मजाक से चलता है ना, या 3-4 वो क्या है, सॉरी लड़की है, ठीक है, चुड़ैल नहीं है ना, 3-4 वो लड़की है ना, अरे लड़की में कोई हो सकता है ना, ठीक है। तो ये जो ठेला वाला है, जो गुपचुप वाला है, ऐसे ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ले जाना चाह रहा है, क्योंकि वहाँ 3 लड़की है, सोचा कि लड़की तो ज्यादा गुपचुप खाता है तो ज्यादा खाएगा तो मेरा पैसा पॉकेट गर्म होगा, ठीक है। तो चलो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं। तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 2,1,3 मीटर में, और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 3,2,4 मीटर में, तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ये जो ठेला वाला है, ये तुम्हारा एफ वेक्टर का जो फोर्स है, यानी एफ फोर्स है, जो कि आई के माइनस 2j कैप न्यूटन का फोर्स है, वो लगाते हुए ले जा रहा है, ऐसे ऐसे करके ले लो गुपचुप ले लो, ये लड़कियों खा लो, ठीक है, इसे करके बी पॉइंट तक ले जाना चाह रहा है। तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा उस ठेला को ढकेलने के लिए, ताकि वो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जा पाए। वही तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स एफ वेक्टर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब
क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का मतलब कि कितना वर्क किया जाए, है ना, कितना काम किया जाए, वर्क किया जाए, वर्क इज डन बाय द फोर्स, है ना, इस फोर्स के द्वारा, है ना, मतलब कितना फोर्स लगाया जाए ताकि क्या हो ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, है ना, मतलब ए वेक्टर से लेकर बी वेक्टर तक, सॉरी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो ले जाने वाला समय है ना, उसमें वो सफलता प्राप्त करे, यानी कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ले जाए, अपना गुपचुप सेल कर पाए। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होगा। अब क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, आगे बताते हैं, ठीक है। तो चलो इसके लिए क्या निकालना, वर्क, है ना, तो वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, यानी कि एफ वेक्टर और एस वेक्टर का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। एक मिनट रुको, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एफ वेक्टर तो मालूम है ना, लेकिन एस वेक्टर नहीं मालूम है। अब तुम सर मालूम तो है, आपका डिस्प्लेसमेंट ही एक तरह का, क्योंकि जब वर्क की बात हो तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट ही होगा, डिस्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है कि दो को डिस्प्लेसमेंट है। तो मान के पहला वाला डिस्प्लेसमेंट S1 को, पहला वाला डिस्प्लेसमेंट को S1 वेक्टर मान लेते, ठीक है ना, जो कितना है 2 1 3, 2 किसमें एक्स में यानी कि 2 आई कैप, है ना, 1 किसमें है वाई में यानी कि 1 जे कैप, है ना, 1 जे कैप, या सिंपल इसको जे कैप लिखो तो अंडरस्टूड है कि आगे कुछ मल्टीप्लाई नहीं तो 1 ही होगा। और 3 तुम्हारा किसमें जेड में यानी कि 3 के कैप, ठीक है। अरे यार 2 तुम्हारा किसमें एक्स में, और एक्स के अलावा यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, ठीक है, तो 2 इंटू आई कैप प्लस 1 किसमें है वाई में, और वाई के अलावा यूनिट वेक्टर क्या होता है जे, तो जे इंटू 1 जे कैप प्लस 3 किसमें है जेड एक्सिस में, और जेड के अलावा यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप, तो 3 इंटू के कैप, कोई दिक्कत है। उसी प्रकार से S2 वेक्टर, S1 वेक्टर मतलब पहला पोजीशन वेक्टर या फिर पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और S2 वेक्टर बराबर ये वाला, ठीक है। तो 3x में आई कैप और y में कितना है 2, तो 2 जे कैप, है ना, और z में कितना 4, तो प्लस 4 के कैप। लेकिन जब हम लोग यार S वेक्टर निकालना ना कि S1 वेक्टर और S2 वेक्टर, तो S वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, होता है कि नहीं, बोलो एकदम होता है। अगर नहीं पता आप जान लो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो देखो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिफाइंड इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बिटवीन एनी टू पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को जब उसका डिफरेंस ले लेंगे तो वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो चलो एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या होगा, फाइनल पोजीशन क्या है बी वाला यानी कि S2 वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है ए वाला यानी कि S1 वेक्टर, कोई दिक्कत है। अब माइनस कर दो, अब माइनस कैसे होगा, सेम शक्ल वाला के साथ, ठीक है। तो आई वाला को आई के साथ माइनस करना, जे वाला को जे के साथ माइनस करना, के वाला को के साथ माइनस करना। तो 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप कितना होगा, 3 में से 2 गया तो 1 यानी कि 1 आई कैप, आई कुछ नहीं मतलब 1 ही मल्टीप्लाई प्लस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप माइनस जे कैप, तो सिंपल 1 जे कैप यानी सिंपल जे कैप, कोई दिक्कत है, आई कुछ में मल्टीप्लाई नहीं तो 1 ही है, प्लस 4 के कैप माइनस 3 के कैप, तो 4 में से 3 गया तो 1 के कैप, ठीक है, यानी कि सिंपल के कैप, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो ये तुम्हारा एस वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप निकल गया, और एफ वेक्टर फोर्स तो तुम्हारा इतना दिया ही है, डॉट करते हैं आंसर निकालते हैं। पहले यहाँ तो उतारो, चलो आगे बढ़ जाते हैं ना। तो एक काम करते हैं, ये वाला इधर कर लेते हैं ना। तो एफ वेक्टर बराबर क्या होगा, सॉरी एफ वेक्टर बोल रहे हैं, यानी कि वर्क डन बराबर क्या होगा एफ डॉट एस, एफ वेक्टर कितना है आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक है, डॉट एस, एस कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ना, काम हो गया ये सब का, है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब चलो डॉट करते हैं, तो आई का आई के साथ तो 1 इंटू 1 1 प्लस जे में -2 है इंटू यहाँ जे में कितना है 1 है, ठीक है, प्लस यहाँ के में कुछ है ही नहीं, जब के ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट भी नहीं होगा यानी 0 इंटू के में कितना है 1, कोई दिक्कत। अब देखो 1 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 0 इंटू 1 0, उसको लिखने की जरूरत है, -2 प्लस 1 कितना होगा -1, यानी कि वर्क बराबर -1, और वर्क का यूनिट क्या होता है जूल यानी जे, ठीक है, जैसे जूल, ठीक है। तो -1 जूल का वर्क किया जाना चाहिए ताकि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चला जा सके, ठीक है। अब बहुत को सर वर्क तक की स्केलर क्वांटिटी फिर माइनस में कैसे, आप ही बताएं कि स्केलर यानी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यार सही है नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन जो माइनस साइन है तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है, तुम्हारा हम लोग क्या करें क्या किए हैं S2 माइनस S1 वेक्टर किए, लेकिन यहाँ पे वो बोला था क्वेश्चन का आंसर S1 वेक्टर माइनस S2 वेक्टर करने के लिए, लेकिन हम उल्टा कर दिए, इसलिए नेगेटिव साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो सब सही है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है
देखो द कांस्टेंट फोर्सेस F1 वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन, ठीक है, ये दिया है ना। एंड F2 बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप न्यूटन, ठीक है। तो दो फोर्स दिया, पहला फोर्स का नाम है F1 वेक्टर जो कि उतना दिया है, और दूसरा फोर्स का नाम है F2 वेक्टर जो कि इतना दिया है, ठीक है। एक्ट ऑन ए बॉडी, है ना, ये दोनों फोर्स एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, एक बॉडी पे लग रहा है, ठीक है। चलो ठीक है। एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम द पोजिशन R1 वेक्टर बराबर आई के प्लस 2j के माइनस 2k के मीटर टू दी पोजिशन R2 वेक्टर बराबर 7i के प्लस 10j के प्लस 5k के मीटर। यानी कि ये जो पहला फोर्स और ये जो दूसरा फोर्स लग रहा है, ये किसी बॉडी पे लग रहा है, और उस बॉडी को एक पोजीशन से लेकर दूसरे पोजीशन, यानी कि पहला पोजीशन R1 से लेके दूसरा पोजीशन R2 तक खिसका रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ना। उसको मूव उस स्थान से डिस्प्लेस करके दूसरा स्थान ले जा रहा है। R1 वेक्टर का जो पोजीशन है उतना उससे R2 वेक्टर का पोजीशन में ले जा रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन, इस काम को करने में, यानी R1 वेक्टर का जो पोजीशन है, यानी R1 पोजीशन से लेकर R2 पोजीशन तक जो घिसकाने में काम किया गया, वर्क जो किया गया, उसको निकालने दो, ठीक है। बहुत बड़े निकालते हैं। तो देखो, तो पहला वाला फोर्स के लिए पहला वर्क डन निकाल देंगे, फिर दूसरा वाला फोर्स के लिए जो दूसरा वर्क डन है वो निकाल देंगे। और तुमको भी पता है कि वर्क डन जो वर्क होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी को हम लोग जोड़ सकते हैं, है ना, उसमें कोई डायरेक्शन का मीटर नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्टली जोड़ सकते हैं ना। जैसे 1 रुपया प्लस 2 रुपया कितना हुआ, 8 रुपया, गधा 3 रुपया होना रे भाई, 1 रुपया प्लस 2 रुपया 3 रुपया, क्यों, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है ना। 4 मिनट प्लस 5 मिनट 9 मिनट, ठीक है। उसी प्रकार से 5 जूल प्लस 8 जूल कितना हुआ, 13 जूल, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी कैन डायरेक्टली भी एडेड, ठीक है, उसको डायरेक्टली हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला फोर्स के लिए पहला वर्क डन निकालेंगे, दूसरा फोर्स के लिए दूसरा वर्क डन निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे बस, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जुड़ सकता है डायरेक्टली। आंसर आ गया, ठीक है। तो चलो पहले पहला फोर्स लिख देते हैं ना, कितना है पहला फोर्स, कितना है भाई, F1 वेक्टर बराबर, है ना, F1 वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स है तो न्यूटन ही होगा, बार बार यूनिट नहीं लिख रहा, ठीक है। यूनिट में कुछ नहीं रखा है ना, लास्ट में आंसर दे देंगे। यूनिट में बहुत कुछ रखा, लेकिन लास्ट में आंसर टाइम यूनिट मेंशन कर देंगे। F2 वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप न्यूटन, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक्ट ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम द पोजीशन R1 वेक्टर टू द पोजीशन R2 वेक्टर। अब देखो, अगर पहला फोर्स का जो वर्क डन है उसको निकाले तो उसको W1 मानेंगे, और W1 क्या हो जाएगा, पहला वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। ऐसा मत बोलना पहला वाला फोर्स इनटू S1 वेक्टर, ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि कितना डिस्प्लेस हुआ, एक जगह से दूसरी जगह कितना मूव हुआ, तो उसको कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, वही तुम्हारा R वेक्टर यानी जो S वेक्टर है निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसको F1 वेक्टर इन डॉट S1 वेक्टर नहीं लिख सकते, इसको F1 वेक्टर डॉट R1 वेक्टर में नहीं लिख सकते, इसको क्या लिख सकते हैं, F1 वेक्टर डॉट R वेक्टर, यानी कि पहला वाला फोर्स इनटू टोटल जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R वेक्टर या S वेक्टर बोल दो, बात सेम है, ठीक है। या R वेक्टर में इसलिए हम लोग R वेक्टर ले ले, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो, तो अब R वेक्टर निकालें कैसे, मैंने कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसको निकाल लेते हैं। जैसे R वेक्टर निकाल देंगे तो W1 निकाल देंगे, फिर W2 भी निकाल देंगे, F2 डॉट R वेक्टर, ठीक है। तो चलो पहले R वेक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। R वेक्टर क्या होगा, हाँ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो R2 वेक्टर कितना है, ये देखो R2 है और ये R1, तो I वाला को I के साथ घटाओ, J वाला को J के साथ घटाओ, K वाला को K के साथ घटाओ, तो 7 में से 7i में से 1 आई गया तो कितना 6i, बहुत बढ़िया, है ना। प्लस 10j में से 2j गया तो देखो 7 में से 1 गया तो 6, 10j में से 2j गया तो 8j, ठीक है। अब देखो 5k माइनस माइनस ऑफ 2k, देखो 5k फिर माइनस माइनस ऑफ 2k कैप, ठीक है। तो 5k कैप माइनस माइनस प्लस 2k कैप, तो 5 प्लस 2 7k कैप हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, प्लस 7k कैप, है ना, देख लो एक बार, है ना, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं ना, ये R वेक्टर बराबर आ गया। अब पहला फोर्स का जो वर्क डन है W1 उसको निकालते हैं, तो W1 बराबर F1 डॉट S, ठीक है। तो F1 वेक्टर इतना है, और S वेक्टर की जगह इस बार R वेक्टर अपना रोल अदा कर रहा है, ठीक है, ये वाला है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डायरेक्ट हम ही करते हैं, डॉट प्रोडक्ट मार देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, है ना, डायरेक्टली कर सकते हैं अवेलेबल आई के साथ। तो 2 छक्के 12, यहाँ J का कितना है -3, फिर प्लस J का कितना है -3 इंटू यहाँ J का कितना है 8, फिर प्लस यहाँ K का कितना है 3 इंटू यहाँ K का कितना है 7। चलो बहुत बढ़िया, 12 प्लस माइनस माइनस
3 8 जा 24 और 3 7 जा 21। ठीक है यार, बहुत बढ़िया है ना। अब 21 प्लस 12 कितना होगा, 1 2 3 2 और 1 3, 33 माइनस 24 कितना होगा देखो तो। 13 में से 4 गया तो कितना होता है, बताओ 9, 2 से 2 9 होगा। ठीक है, 9 3 12 76, हाँ 33 में से 24 जाएगा तो 9। तो W1 यानी पहला वर्क डन कितना है, 9 जूल। ठीक है, क्योंकि वर्क डन का यूनिट कितना होता है, जूल होता है। देख लिया ना, दिख रहा है। ठीक है, अब चलो W2 निकालते हैं। ठीक है, तो W2 भी निकाल लेते हैं ना। क्या हुआ यार, अच्छा गिर गया ढक्कन, कोई बात नहीं है ना। चलो W2 भी निकालते हैं। इसको हटा तो क्वेश्चन का काम नहीं है ना, क्वेश्चन ऊपर एनालाइज कर चुके हैं। चलो, तो W2 क्या होगा, F2 यानी दूसरा वाला फोर्स डॉट आर वेक्टर होगा कि नहीं बताओ। W2 यानी जो दूसरा वाला वेक्टर है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, दूसरा वाला फोर्स। तो F2 डॉट आर वेक्टर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, जितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, यानी आर। ठीक है, तो F2 कितना है, ये वाला है। ठीक है ना, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और यहाँ आर वेक्टर कितना, इतना है ना। तुम लोग सारा लिख के भी दिखा दीजिए। तो देखो वहाँ हम राइटली कर दिए, यहाँ बोले तो लिख के दिखा देते, क्या करें सर, लिख के दिखा दीजिए। चलो लिख के दिखा देते। ठीक है, F2 वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, है ना, डॉट यहाँ आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर और R2 माइनस आर वेक्टर इतना है। ठीक है, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 7 के कैप। देखो तो यहाँ तो पहले दिख रहा है, यहाँ तो देख लो फटाफट। हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलो अब आई वाला क्या, आई के साथ आई का कोएफिशिएंट 1 है, आई का कोएफिशिएंट 6 है, तो 1 × 6 फिर प्लस जे वाला का कितना है कोएफिशिएंट 1 इंटू यहाँ जे वाला कोएफिशिएंट कितना है 8। ठीक है, फिर प्लस यहाँ के का कोएफिशिएंट कितना है -2 इंटू यहाँ के का कोएफिशिएंट कितना है 7। ठीक है यार, तो 6 1 जा 6 प्लस 8 1 जा 8 प्लस माइनस 2 7 जा 14। ठीक है, अब देखो 8 6 जा सॉरी 8 और 6 कितना होगा, 8 से 14 माइनस 14 कितना होगा 0। तो W2 कितना है, 0 जूल है। ठीक है, सेकंड वाला वर्क, तो टोटल वर्क क्या होगा, जुड़ जाएगा W1 प्लस W2। ठीक है, तो टोटल वर्क जो कि W मान लिया कितना होगा, W1 प्लस W2। W1 कितना आया था देखो तो 9 जूल, और W2 कितना है 0 जूल, तो 9 प्लस 0 सिंपल 9, तो 9 जूल आंसर आ गया। कोई दिक्कत है नहीं होगा। ठीक है, वो शायद इधर नहीं दिख रहा था, देख लो, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बराबर 2ik प्लस 3j कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले यार इसका जो बिहाइंड द सीन है, बिहाइंड द कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है उसको देखना है, यानी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, है ना। तो यार समझते हैं कि अगर मान के लो कोई भी वेक्टर है ना, उसका कंपोनेंट निकालना है किसी अदर वेक्टर के अलोंग। ठीक है, मान के लो तुम्हारे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है, उसका कंपोनेंट निकालना है बी वेक्टर के अलोंग, तो उसका कैसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो यार तुमको इससे पहले एक चीज सिखाया होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, सॉरी सिखाया होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। क्या सिखाए थे, प्रोजेक्शन शॉर्टकट में लिखिए, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है, ये सिखाए होंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या सिखाए थे कि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर पर ही तुम्हारा बी वेक्टर का प्रोजेक्शन पड़ेगा। इसका हम यहाँ ये मतलब कभी नहीं होता, ये मतलब कतई नहीं होता है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन हम यहाँ अलोंग जब लिखेंगे या फिर लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तब जाके यहाँ डायरेक्शन का बात होगा, है ना। अब फिलहाल यहाँ कोई डायरेक्शन का बात नहीं हो रहा। ठीक है, सिंपल है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर तुम्हारा क्या हो रहा था, बी cos थीटा हो रहा था। ठीक है, जो कि एक तरह का नंबर है, क्योंकि बी भी तुम्हारा मैग्नीट्यूड है और cos थीटा भी तुम्हारा मैग्नीट्यूड ही आता है ना, थीटा का कोई भी वैल्यू पे, तो ओवरऑल एक मैग्नीट्यूड आता है। लेकिन जब बात आता है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, या फिर ऐसे बोल सकता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो उस टाइम क्या है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन या फिर ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर पर, लेकिन उसके अलोंग मतलब उसी के डायरेक्शन के साथ, यानी ये एक वर्ड है डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन आएगा यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो तुम्हारा वेक्टर का फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ठीक है, पहले हम समझाते हैं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट क्या हुआ। ठीक है, अच्छा समझाते हैं। तो देखो यार कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, है ना, तो क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, तो मान के चलो तुम्हारा यहाँ पे बी वेक्टर है ना, और यहाँ ए वेक्टर है। ठीक है ना। अब ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग, तो यहाँ बीच में एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर का इधर कंपोनेंट कितना होगा, जाहिर सी बात है कि एक cos थीटा होगा, क्योंकि जिधर थीटा होता है उधर ही तुम्हारा cos वाला कंपोनेंट आता है, एक cos थीटा। ठीक है,
ठीक है यार, है ना। तो क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर ए cos थीटा, और बी के अलोंग बोल रहा है, यानी कि बी के डायरेक्शन के साथ चल रहा होगा, और बी के डायरेक्शन को कौन दिखाएगा, जैसे बात है कि यूनिट वेक्टर, और कौन सा यूनिट वेक्टर, जैसे बात है कि बी का जब राज चल रहा है तो बी वाला यूनिट वेक्टर यानी बी कैप दिखाएगा, तो ए cos थीटा इंटू बी कैप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए इंटू cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए इंटू बी, तो ए डॉट बी डिवाइड बाई ए इंटू बी, अरे यार बी कैप ऑलरेडी था, ए से ए कैंसिल हो गया, बचा कितना, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी इंटू बी कैप, बस यही आया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, या फिर इसको ऐसे पढ़ सकता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। सर यहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन आप पढ़ाए थे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग, सॉरी आप पढ़ाए थे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो यहाँ आप ये क्यों नहीं बता रहे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर या फिर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, यहाँ तो आप ए का भी बता रहे जबकि वहाँ बी का ए बताया, तो बात सेम ही है, कोई भी एक वेक्टर का कोई दूसरे वेक्टर पे। चलो देख लेते हैं ना, मान के ऐसा बोल दिया कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, या फिर इसको ऐसा बोल सकता है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, क्या बात बोल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो चलो देख लेते हैं उसको भी, है ना। अगर बोलता है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये एंगल थीटा, तो बी का इधर कंपोनेंट कितना होगा, बी cos थीटा, है ना, कोई दिक्कत है नहीं होगा, ठीक है, बी cos थीटा, है ना, इधर बी cos थीटा हुआ, है ना, तो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, या फिर बोल दो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, कुछ भी बोलेगा, ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है, अलोंग ए वेक्टर क्या होगा, बी cos थीटा, है ना, क्योंकि इधर इसका कंपोनेंट बी cos थीटा है, और अलोंग ए वेक्टर बोल दिया, यहाँ डायरेक्शन का बात हो रहा है, और किसके डायरेक्शन में, ए वेक्टर का डायरेक्शन में, ए वेक्टर का डायरेक्शन में कौन डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा, दिखाएगा, जैसे बात है कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी कि ए कैप, है ना। अब यहाँ बी cos का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी, है ना, डिवाइड बाई ए बी इंटू एक मिनट ए कैप, ठीक है। आप देखो ए से ए कैंसिल, सॉरी ए से ए नहीं, बी से बी कैंसिल, ठीक है, बचा कितना, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए इंटू ए कैप, ठीक है। तो सिंपल बातों को ध्यान रखना है कि जब भी कोई वेक्टर का कंपोनेंट बोलेगा किसी अदर वेक्टर के अलोंग, यानी कि कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल पहले ए डॉट बी लिखना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय जिसका तुम्हारा जिस वेक्टर के अलोंग तुम्हारा प्रोजेक्शन गिर रहा है, या फिर जिस वेक्टर के अलोंग तुम्हारा कंपोनेंट गिर रहा है, जैसे बी के अलोंग गिर रहा है, तो बी का मैग्नीट्यूड को नीचे लेना है इंटू बी कैप लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए रहता लास्ट में, तो यहाँ ए का मैग्नीट्यूड को नीचे लेना था और ए कैप लेना था, जैसे यहाँ पे लिए ए का मैग्नीट्यूड नीचे और ए कैप, ठीक है। और सिंपल जानो कि कंपोनेंट ऑफ मान लीजिए कोई भी लिए है ना, मान लीजिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर इतना दिया है, कितना दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना, मान के इसको बी वेक्टर मान लेते, लेट कर लेते, ठीक है, i कैप प्लस j कैप। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे, या फिर ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलोंग, ठीक है। तो कंपोनेंट, इसलिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, यानी अलोंग बी वेक्टर, या फिर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्या होता है बताओ, अभी बताएं। हाँ, ए डॉट बी, और जिस पे तुम्हारा जिसके अलोंग गिरेगा उसको नीचे उसका मैग्नीट्यूड, यानी बी का मैग्नीट्यूड सिंपल बी, है ना, इनटू बी का कैप, जो नीचे है उसका कैप, यानी उसका यूनिट वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। अब ए डॉट बी पहले निकालते हैं ना, तो ए कितना है तुम्हारा 2i के प्लस 3j कैप, बी कितना है i के प्लस j कैप, i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ, यहाँ i का कोएफिशिएंट 2 है इंटू j, यहाँ i का कोएफिशिएंट 1 है, प्लस j वाला का 3 है इंटू j वाला का 1 है, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, तो 2 3 5, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना है 5 है, ठीक है। तो चलो ए डॉट बी कितना है 5 है, लिख के रख लेते हैं, ठीक है। और देखो बी यहाँ क्या है, सिंपल, ये तो तीर का साइन नहीं है, वेक्टर नहीं है, बी तुम्हारा सिंपल अल्फाबेट में लिखा हुआ है, नहीं मैग्नीट्यूड है, ठीक है, बताएंगे बहुत बार। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, आएगा कितना है, क्या बोलते हैं उसको, आई को मतलब कोएफिशिएंट कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे का 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ऐड कर दिए, रूट ले लिए 1 1
2 यानी √2, ठीक है। तो b बराबर √2। अब b कैप निकालना है। अब देखो यूनिट वेक्टर निकालने से कहा है वेक्टर का लेक्चर नंबर 7 में, अगर नहीं देखा है तो यहाँ लिंक लगा दे रहे, ठीक है, आई बटन लगा दे रहे, तुम देख सकते हो, ठीक है ना। और फिर भी मैं समझा था कि कोई भी अगर मान के लिए यूनिट वेक्टर, मान के लिए a कैप है, ठीक है, कोई भी यूनिट वेक्टर है तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, यानी सिंपल a, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ b कैप निकालना है, यानी कि क्या होगा, b कैप बराबर b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, यानी सिंपल b, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो चलो इसको निकालते हैं ना, क्योंकि b कैप का जरूरत है। तो b वेक्टर कितना है, देखो ये मान है i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाय b कितना है, b का मैग्नीट्यूड अभी निकाला है, तो √2, ठीक है, तो √2 आ गया, है ना। तो चलो इतना हो गया, तब आगे पुट करके निकालते हैं आंसर, है ना। तो एक काम करते हैं, इधर से निकालते हैं, ठीक है ना, है ना। तो कितना है a डॉट b, कितना है, देखो 5 है ना। तो 5 डिवाइड बाई b कितना है, देखो b यानी b का मैग्नीट्यूड √2, है ना। ये कितना है इंटू b कैप कितना है, देखो i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाई √2, है ना। i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाई √2। पहले यहाँ तक देखो दिख रहा है, हमको नहीं लग रहा कि दिख रहा होगा, ठीक, दिख रहा होगा तो बहुत बढ़िया। अरे यार बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन दिख रहा है ना, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ कितना है, 5 √2 इंटू √2 कितना होगा, √2 का स्क्वायर, जो कि तुम्हारा सिंपल 2 होता है, इंटू i कैप प्लस j कैप। अब देखो पहले हम बताते हैं कि जब भी किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी अनदर वेक्टर के अलोंग, यानी सॉरी, जब भी किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी अनदर वेक्टर के अलोंग, यानी कि किसी अनदर वेक्टर के डायरेक्शन में निकालेगा, तो वहाँ डायरेक्शन तुम्हारा एक वर्ड आ गया, है ना। और डायरेक्शन जैसे है तो तुम्हारा वेक्टर का जिक्र होना चाहिए। तो देखो ये वेक्टर का जिक्र है, आई कैप और जे कैप का फॉर्म में है, ठीक है, वेक्टोरियल फॉर्म में है, ठीक है ना। अगर मैग्नीट्यूड मतलब अगर स्केलर होता है ना, तो तुम्हारा वहाँ पे सीधा से वो नंबर जाता, ठीक है, वो जो आई कैप जे कैप जितना वेक्टर का कहानी खत्म हो जाता, ठीक है ना। तो चलो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। चलो अगर इस क्वेश्चन में समझ में आया तो इस टाइप का और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बराबर इतना, है ना, 5i कैप माइनस 2k कैप प्लस j कैप, वैल्यू बदल के दे दिया, along द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। अब देखो यार ये जो क्वेश्चन सेट किया हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही चिंदी चोरी वाला क्वेश्चन सेट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो सेम बात है कि a वेक्टर और b वेक्टर खाली वैल्यू बदल कर दिया है। तो वैल्यू बदल कर दिया तो क्या हुआ, हम लोग भी अपना काम कर लेते, ठीक है, जैसा सीखे ऐसे बना देते, ठीक है। तो a वेक्टर और b वेक्टर का वैल्यू बदल दिया है, और हम लोग क्या पूछा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो देखो क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर के अलोंग ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है। क्या होता है, हाँ बताओ, ए डॉट बी, है ना, ए डॉट बी डिवाइड बाय जो लास्ट में जिसके अलोंग चलता है, तो किसका अलोंग चल रहा है, बी, तो बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी का यूनिट वेक्टर बी कैप, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो आप पहले ए डॉट बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी पहले निकाल लेते हैं, तो ए डॉट बी, ठीक है, तो ए डॉट बी निकालो, ए कितना है, लिख लेते हैं एक बार, है ना, अगर माने तो लिख लो, है ना, 5 माइनस 2k के प्लस j के, ठीक है ना, इंटू यहाँ कितना है, अच्छा एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ देखो इन लोग हम लोग सब बहुत खेल रहा था, हम लोग भी एक काम करते उल्टा खेल खेलते, ठीक है। ए वेक्टर बराबर कितना है, 5i कैप माइनस 2k कैप प्लस j कैप। तो वहाँ तुम्हारा मल्टीप्लाई करने के दौरान गलती हो जाए, क्योंकि i पहले होता फिर j होता फिर k होता, लेकिन देखो वहाँ क्या क्या है, k को ही तुम्हारा बीच में रखते हैं, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं यार, उसको सजा के लिख देंगे। अगर कोई दुनिया में बिगड़ जाता है तो उसको हम लोग सुधार देते हैं, बाबू सुधर जाओ हल्का, जैसा तुम टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर चल गया तो थोड़ा अपने रास्ता में आ जाओ, तो उसको बाबू रास्ता में आ जाओ। तो 5i कैप, है ना, जे कैप लास्ट में बोले बाबू तुम इधर घिसक के बैठ जाओ, जे कैप, है ना, माइनस 2k को बोलेंगे तुम बीच से हट जाओ और अपना किनारा वाला साइड में बैठ जाओ, यानी माइनस 2k कैप, ठीक है, ताकि हम लोग को गुना करने में, डॉट प्रोडक्ट करने में कोई दुविधा ना हो, एकदम आराम से कर पाए, ठीक है, कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब इसको हम बी मान लिया, ठीक है भाई, क्योंकि उसको ए माना हो तो उसको बी मान लिया, ठीक है, डॉट आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो देखो ए डॉट बी यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर बी कैप निकालेंगे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं पहले ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होगा, आई का यहाँ 5 है, यहाँ आई का 1 है, ठीक है यार, प्लस यहाँ जे का कितना है 1 है, इंटू यहाँ जे का कितना है 2 है, बहुत बढ़िया, प्लस यहाँ के का कितना है -2, जबकि यहाँ के है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट भी नहीं होगा, यानी 0, है ना। तो 5 1 जा 5 प्लस 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 7, -2 इंटू 0 0 होगा, 0 नहीं भी लिखने चलेगा, ठीक है। तो 7 है ए डॉट बी, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना है 7 है, तो हम लिख कर रख लेते हैं, ठीक है ना।
प्रोसीजर तुम देख लिया, ठीक है। ए डॉट बी कितना है 7 है, बहुत बढ़िया। अब बी तो सिंपल बी लिखा है ना, वेक्टर वेक्टर है, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो बी वेक्टर कहाँ है, पहले ई वाला बी माने, यानी कि आई वाला का कोएफिशिएंट कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 है ना, फिर जे वाला क्वेश्चन कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर ऐड करो फिर रूट कर लो, बार बार तो वही सिखा रहे, 4 और 1 5 √5, ठीक है। कोई दिक्कत, तो बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब बी क्या, अब बता दें कि ए कैप बराबर क्या होता है, सॉरी, और कोई यूनिट वेक्टर है ए कैप है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाँ ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो यहाँ बी कैप निकालने बोला, ठीक है। तो चलो बी कैप भी निकाल ही लेते हैं, यानी कि बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड बी है ना, तो चलो लिख लेते हैं बी कैप बराबर क्या होगा, बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो बी वेक्टर कितना देखो तो कहाँ है, यहाँ है, आई कैप प्लस 2j कैप डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है √5, ठीक है, तो √5, तो ये तुम्हारा आया बी कैप, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन का जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, जाओ बाबू जाओ, तुम घर जाओ, और तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो यार, है ना, यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना है देखो तो 7 आया, 7 पुट कर देते हैं, डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड कितना है देखो तो √5 आया, तो √5 पुट कर दें, है ना, इनटू ये कितना है बी कैप है ना, बी कैप है ना, बी कैप कितना है देखो तो ये आई कैप प्लस 2j कैप डिवाइड बाय √5 है, ठीक है। अब देखो इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसे हटाते हैं, है ना, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, 7 डिवाइड बाय √5 इंटू √5 का स्क्वायर जो कि 5 होगा, ठीक है, √2 इंटू √2 का स्क्वायर जो कि 2 होगा, √3 इंटू √3 का स्क्वायर जो कि 3 होगा, उसी प्रकार से √5 इंटू √5 का स्क्वायर जो कि सिंपल 5 होगा, इंटू कितना है आई कैप प्लस 2j कैप, बस आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, एकदम छेदी चोरी वाला सवाल है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है, क्या बोल रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 2i कैप एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 4j कैप, देन व्हाट विल बी द एंगल, है ना, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी एंगल पूछ रहा है, ठीक है, थीटा पूछ रहा है, किसके किसके बीच में, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो चलो क्या होता है एकदम देख लेते हैं ना, हमको पता है और तुमको पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है पता, हाँ ए डॉट बी डिवाइड बाय ए इंटू बी, होता है कि नहीं, एकदम होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। लेकिन देखो अब तुम्हारा कॉस्ट बराबर इतना होता है, तो यहाँ से हम लोग थीटा निकल जाएगा, लेकिन थीटा तभी निकलेगा जब तुम कॉस्ट थीटा सॉल्व करेगा, और कॉस्ट थीटा तभी तुम सॉल्व कर पाएगा जब तुम ए डॉट बी निकालेगा, है ना, और ए का मैग्नीट्यूड पुट करेगा और बी का मैग्नीट्यूड पुट करेगा, और ये सब सारा काम तब हो जाएगा जब तुम्हारा पास ए वेक्टर का वैल्यू और बी वेक्टर का वैल्यू रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर का वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे क्या है तुम्हारा क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे ऐसा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 2i कैप, और एक जगह है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 4j कैप। अब लोग क्या हो गया भाई, है ना, तो क्या करते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालना है ना, तो हम लोग क्या निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी कि देखो हम लोग को ए वेक्टर भी नहीं पता है और बी वेक्टर भी नहीं पता है, यानी ए वेक्टर पहला अननोन यानी कि पहला अनजान व्यक्ति, और बी वेक्टर यानी दूसरा अननोन दूसरा अनजान व्यक्ति। तो जब दो अननोन नहीं पता रहता है, जब दो चीज का वैल्यू नहीं पता रहता है, तो उसके लिए हम लोग को अगर दो इक्वेशन मिल गया तो उसके हेल्प से हम लोग आराम से निकाल देंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग को मैथ में सिखाया जाता है, हम यहाँ एकदम आराम से सिखा देते हैं, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मान के चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। तो देखो दो को इक्वेशन है, ठीक है, और ए का और बी का हम लोग वैल्यू निकालना है, दो अननोन है दो इक्वेशन है, आराम से निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, तो क्या करते हैं सिंपल एक काम करते हैं 1 और 2 को ऐड कर देते हैं ना, तो 1 + 2 कर देते हैं, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे नहीं, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 यानी कि एलएचएस का एलएचएस साइड से जोड़ हो जाएगा और आरएचएस का आरएचएस साइड से जोड़ हो जाएगा। तो चलो जोड़ करते हैं, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इधर का एलएचएस साइड हुआ, इक्वेशन पहला का, इक्वेशन दूसरा का एलएचएस साइड क्या है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ये एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड हुआ, इक्वल टू इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड कितना है 2i कैप प्लस इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड कितना है 4j कैप, ठीक है। अब देखो प्लस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैंसिल हो गया, अब देखो ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो जाएगा 2a वेक्टर, है ना, इक्वल टू कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप, है ना। अब हम लोग को ए वेक्टर निकालना ना कि 2a वेक्टर, तो 2 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, क्या करेंगे, रुक जाओ, इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। तो चलो आप आगे काम करते हैं, क्या निकालना ए वेक्टर, तो उसको 2 को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो i के साथ में डिवाइड होगा, j के साथ में डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2i कैप डिवाइड बाई 2 प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 2, है ना, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल, ठीक है।
2 1 जा 2 यार, 2 2 जा 4, तो 1 इंटू आई सिंपल आई कैप प्लस 2 इंटू जे सिंपल 2 जे कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप आया। अब ए वेक्टर का निकल गया तो बी वेक्टर भी निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि ए वेक्टर का वैल्यू कोई भी इक्वेशन या 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर दें आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब बी वेक्टर वैल्यू आ जाएगा, फिर आगे निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, ए वेक्टर का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर कितना है देखो, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप है ना। देखो इक्वेशन 1 में पुट करें, ए वेक्टर जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस फिर बी वेक्टर है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 आई कैप है, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये सब मिटा देते, ठीक है ना। आई होप वो नोट कर लिया होगा, समझ भी रहा होगा अच्छा से, ठीक है। अब तो क्या निकालना है, बी वेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, इसे उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, उधर जाएगा तो आपका माइनस होगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो 2 आई कैप है ना, इधर ही जाएगा तो माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक है, क्योंकि प्लस में था। 2 आई कैप माइनस आई कैप सिंपल आई कैप है ना। अरे 2 आई कैप में से एक आई कैप जाएगा तो एक आई कैप ही बचेगा ना, आई को मतलब एक ही है, ठीक है, माइनस 2 जे कैप, ठीक है। तो ये तुम्हारा बी वेक्टर बराबर आया है ना। अब कॉस्ट का बराबर क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए इंटू बी है ना। तो पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि पुट कर पाए। तो ए डॉट बी यानी ए और बी का डॉट लेना, ठीक है। तो ए कितना है तो आई कैप प्लस 2 जे कैप और बी कितना आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, आई का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट 1, तो 1 इंटू 1 फिर प्लस यहाँ जे का कोएफिशिएंट 2 है इंटू यहाँ जे का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 1 1 जो 1 प्लस माइनस माइनस 2 2 जो 4, तो -4 + 1 -3 आ गया, ठीक है। ये ए डॉट बी आया। अब ए का मैग्नीट्यूड निकालना होगा क्योंकि कॉस्ट का बराबर ए डॉट बी डिवाइड बाई ए इंटू बी होता है। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का जितना भी कंपोनेंट है उसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो फिर ऐड करो फिर रूट ले लो, यानी कि ए वेक्टर बराबर कितना आई के प्लस 2 जे के। तो आई का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे का कोएफिशिएंट कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 है ना, ऐड कर दिए फिर रूट ले लें तो रूट 5 आया है ना। उसी प्रकार से बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, सिंपल बी कितना है ये वाला है, तो आई का कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 फिर जे का कोएफिशिएंट कितना -2 का स्क्वायर 4 फिर ऐड कर दिए फिर रूट ले लिए, तो ये भी तुम्हारा रूट 5 भी आ गया, ठीक है। कैसे, हाँ सेम आ गया, चलो कोई बात नहीं, सेम आया तो आया है ना। अब कॉस्ट का बराबर क्या होता है बोलो, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए इंटू बी, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना है देखो, तो ए डॉट बी तुम्हारा -3 आया, ठीक है यार, डिवाइड बाई ए कितना है √5 आया इंटू बी कितना आया √5 आया, ठीक है। अब इस सबको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इधर मिटा के आगे बढ़ जाते हैं ना। अब देखो -3 डिवाइड बाई √5 इंटू √5 का स्क्वायर जो कि 5 होगा, ठीक है। तो चलो यानी कि कॉस्ट का बराबर -3/5 आया, तो हम लोग क्या निकालना है थीटा, इसलिए थीटा बराबर कॉस को उधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स -3/5, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है, तो बस यही आंसर है, ठीक है। अब देखो यहाँ तुम्हारा कॉस्ट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको पॉजिटिव रखना, ठीक है। तो जो बायो का स्टूडेंट है उसको ये मतलब ये पता कर लो कि कॉस का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए नेगेटिव जैसे है उसको हम लोग पॉजिटिव में रख देंगे, यानी कॉस इनवर्स 3/5 रख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, तो सिंपल रहने भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। लेकिन जो मैथ का स्टूडेंट है उसको पता होगा, ठीक है। उसका तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा, थीटा गया तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगा क्योंकि जनरल एंगल नहीं है, बहुत मेहनत पड़ेगा। तो ऐसा भी ऐसा सही है, फुल में फुल मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम निकालना चाह रहे हो तो यहाँ तुम्हारा 127 डिग्री रहेगा। अब सर आपको कैसे पता, क्योंकि ये देखो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो यार रन देते हैं, अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं ना, 2 क्वेश्चन करते हैं फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो दैट वेक्टर्स ए वेक्टर बराबर 3i के + 2j के + k के, ठीक है। बी वेक्टर बराबर इतना दिया है एंड सी वेक्टर बराबर इतना दिया है, फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो 3 वेक्टर दिया ए वेक्टर है ना, कितना दिया ए वेक्टर बराबर 3i कैप -2j कैप + k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर बराबर कितना दिया है i कैप -3j कैप + 5k कैप है ना, ये 5 लिखा है 5k कैप। और सी वेक्टर भी वो दिया है, सी वेक्टर बराबर कितना है 2i कैप + j कैप -4k कैप है ना। तो ये तीनों वेक्टर दिया और बोल रहा कि इसको शो करने के तीनों वेक्टर आपस में राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल कब बनेगा, जब तुम्हारा कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी कि कोई 2 साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ तुम्हारा ये जो तीनों वेक्टर है ये आपस में मिलके पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो करना चाहिए, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो चलो देखते हैं होता है कि नहीं, है ना। तो देखो यार पहले देखेंगे 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, है ना। तो 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं उसका सिंपल तरीका क्या है, ए डॉट बी निकालेंगे, अगर 0 आया तो वो बना रहा है ए और बी के बीच में 90 डिग्री, और बी डॉट सी निकालेंगे और वो 0 आ रहा है तो देखेंगे कि अगर बी डॉट सी अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि बी और सी के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है।
और अगर ए डॉट सी जीरो आता है, यानी सी डॉट ए या फिर ए डॉट सी बोलो, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, और वो भी अगर जीरो के इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि हाँ ए और सी के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी जीरो है तो उसी के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, क्योंकि तुमको हम एक प्रॉपर्टी बताए हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 में बताए होंगे कि जब भी ए डॉट बी जीरो आता है इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी के जो है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं ना, सबसे पहले ए डॉट बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी निकालो, है ना, तो ए डॉट बी निकालते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो कहाँ है ए और बी का डॉट, तो 3 1 जा 3, है ना, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना, जे को जे के साथ, के को के साथ, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर प्लस -2 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, प्लस के का यहाँ 1 है इंटू 5 है, तो 1 5 जा 5, तो देखो 5 6 11 3 कितना है बताओ 15, ठीक है। यानी कि जितना भी आ रहा है जीरो की इक्वल तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अरे यार देखो 5 और 6 11 और 3 14, सॉरी 15 नहीं, ठीक है 14, कोई दिक्कत है, तो जीरो को तो इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चलो बी डॉट सी भी देख लेते हैं निकाल के, है ना, बी डॉट सी, तो बी और सी का करते हैं, 2 1 जा 2 -3 + 1 यानी कि -3 + 5 -4 यानी कि प्लस माइनस 5 4 जा 20, तो ये भी तुम सॉल्व करें तो जीरो की इक्वल तो नहीं आ रहा है ना। चलो आप देख लेते हैं। अब देखो यार सी डॉट यही एक चांस, एक आशा है कि आ सकता है, नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन सही है भाई, है ना। सी डॉट ए या फिर ए डॉट सी जो बोलो, ठीक है। तो निकालते हैं, सी और ए का डॉट करते हैं, 2 3 जा 6 प्लस 1 और -2 हो गया, है ना, कोई दिक्कत है, -4 + 1 तो माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4, चलो निकालते हैं ना, 6 प्लस माइनस -2 -4 है, तो 6 -2 -4 -6 6 -6 0, तो देखो सी डॉट ए या फिर ए डॉट सी जो बोलो वो तुम्हारा जीरो के इक्वल है, यानी कि सी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलो अब इसका मतलब हम लोग रफ डायग्राम पता चलिए कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा, ठीक है। इधर होगा तुम्हारा सी वेक्टर, है ना, और इधर होगा जाहिर सी बात है कि ए वेक्टर, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूज का रोल अदा करेगा, जो रोल प्ले करेगा वो तुम्हारा ए वेक्टर होना चाहिए, सॉरी बी वेक्टर होना चाहिए, हर जगह नहीं बताओ, क्योंकि देखो ए और सी के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ए और सी कई प्रोडक्ट तुम्हारा जीरो है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो चलो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि कोई भी दो वेक्टर या फिर कोई भी दो साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसे बढ़ा देते हैं ना। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का क्या है, बी वेक्टर है ना, यही है ना हाइपोटेन्यूज, है ना, सबसे बड़ा साइड, तो बी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। चलो देखते हैं, तो उससे सबसे पहले क्या करना होगा, बी निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं, तुम कुछ भी निकाल सकते हो, हम ए निकालते हैं। तो ए यानी कि ए का मैग्नीट्यूड, क्या करेंगे, अलग अलग जो कंपोनेंट है यानी आई जे और के, उसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर फिर ऐड फिर रूट, तो यहाँ आई का कोफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर 9, जे का है -2 -2 का स्क्वायर 4, के का है 1 1 का स्क्वायर 1, फिर ऐड कर दो फिर रूट ले लो, तो 9 + 4 कितना हो 13 और 1 14 यानी √49, ठीक है। अब बी निकाल लेते हैं, तो बी कितना है, आई का यहाँ 1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, ऐड भी कर दिए रूट ले लिए, कितना है देखो, तो 9 5 14 34 1 35 √35 आया, ठीक है। उसका सी भी निकाल लेते हैं, तो सी कितना है, मैंने सी का कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर जे का कितना कोएफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर 1, के का कोएफिशिएंट कितना -4 का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, फिर ऐड कर दो फिर रूट ले लो, तो 16 4 20 1 21 यानी √21 आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलो हम लोग क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, है ना, सिंपल बात है, बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो बी का अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, ठीक है। चल पहले यहाँ तक लिख लो, ठीक, कितना कितना आया वो लिख देते, ठीक है। देखो यार यहाँ से बी बराबर कितना आया, मैं अच्छा से लिख देते हैं, ए बराबर कितना आया था √14, है ना, √14, बी बराबर कितना है √35 और सी बराबर कितना है √21, तो ए का स्क्वायर कितना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर कितना होगा 14, यहाँ दोनों तरफ रूट मैंने स्क्वायर करेगा तो रूट हट जाएगा, तो बी स्क्वायर 35 और यहाँ सी स्क्वायर 21। अब देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बराबर
परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर है कि नहीं देखते हैं। तो बी स्क्वायर कितना है 35 है ना, इक्वल्स टू सी स्क्वायर कितना है, सी स्क्वायर 21 प्लस ए स्क्वायर कितना है 14 है कि नहीं। अब चलो इसको जोड़ो है ना, तो इसको जोड़ते हैं 21 प्लस 14 4 1 5 2 1 3 तो देखो 35 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है ना। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, यानी कि हाइपोटेनस यानी कि बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, कंडीशन सेटिस्फाइड। सो पाइथागोरस थ्योरम इज आल्सो सेटिस्फाइड एंड द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 90 डिग्री आल्सो है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सब कंडीशन सेटिस्फाई है, इसलिए ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो कब करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं ना क्या बोल रहा है। पावर इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट है ना, और ये जो पावर है, पावर यानी जो शक्ति होता है ठीक है, तो पावर इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है ना। कोई एक बॉडी है उसका जो पावर है ना, पावर समझ रहा नहीं यार क्या है, ठीक है। जो किसी बॉडी का पावर है वो तुम्हारा किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है, फोर्स और वेलोसिटी यानी एफ वेक्टर और वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से, यानी कि पावर बराबर और की फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यही तुम्हारा पावर को डिफाइन किया जा रहा है। हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहे हैं ठीक है। चलो, इफ अ फोर्स एफ वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप न्यूटन इज एक्टेड ऑन ए बॉडी व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी वी वेक्टर बराबर 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप मीटर पर सेकंड, और फोर्स का तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में तुम्हारा वैल्यू दे दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप न्यूटन, और वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप मीटर पर सेकंड, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ द बॉडी, तो बोला कि जो बॉडी का पावर है वो क्या होगा। तो देखो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में इतना कुछ सीखे हैं है ना, तो क्वेश्चन में तुमको ऑलरेडी बता चुका है कि पावर जो है वो तुम्हारा फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट से किया जाता है। तो बस फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, दोनों को लो, दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, बस आंसर आ गया। चलो निकालते हैं, इनडायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करने का तुमको तरीका सिखा रहा है, ठीक है, और तुमको उससे वो पावर निकालने बोल रहा है, ठीक है। चलो निकालते हैं, यही कर लेते हैं ना। तो चलो कर लेते हैं, पावर बराबर फोर्स, फोर्स वेक्टर कितना है आई कैप, तो ये वाला है ना, ये वाला है, देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, हम यूनिट नहीं लिख रहे, ठीक है। डॉट फाइनली हम पावर की यूनिट लिख देंगे वाट, ठीक है, WAT, ठीक है। वाट मतलब जो तेरा लगता है वो नहीं, वाट, ठीक है, यूनिट होता है। और वेलोसिटी वेक्टर कितना है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहले यहाँ तक देखो दिख रहा है एकदम, है ना। बहुत बढ़िया भाई साहब, है ना। चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। तो आई का कोएफिशिएंट कितना 1, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 1 × 3 सिंपल 3 प्लस जे का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, और यहाँ जे का कोएफिशिएंट -1, तो 1 × -1 क्या होगा 1 × -1। चलो लिख कर देंगे, हालांकि -1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ के का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ के का कोएफिशिएंट 5 है, तो 1 × 5 प्लस 5, ठीक है। अब देखो 3 प्लस माइनस माइनस 1 × 1 1 प्लस 5, अब देखो 5 + 3 8 -1 7, ठीक है। देखो यहाँ तो दिख रहा है, आई होप दिखना चाहिए। हाँ दिख रहा है ना, और नहीं दिख रहा तो लो हम कैमरा घुमा देते, ठीक है। हाँ अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 7 आ गया, ठीक है। तो पावर कितना है, पावर बराबर, इसको मिटा देते, ठीक है। इसलिए पावर बराबर 7 वाट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो यार, इसी के साथ आई होप तुम लोग पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर लेक्चर में कहीं भी कोई सा सिंगल डाउट में रहता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।